मैं अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेस पर आप सबको स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के बीच एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो साइंस का सेट है, प्रैक्टिस सेट 1, जो आपका 40 क्वेश्चन में सॉल्यूशन कराऊंगा, जो 2022 के लिए VBI क्वेश्चन होगा। और मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को बीच में यदि आ जाए तो कहेंगे कि मुझे सब कुछ याद है। तो देखिए, यदि आप बोलेंगे सब कुछ याद है ना, तो इससे ज़्यादा वास्ट एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यूनिट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो ये प्रैक्टिस सेट 1 के रूप में मिलेगा आपको। तो देखिए, आपको 40 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इस वीडियो को कहीं छोड़कर मत जाए, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इसे जरूर फायदा लें। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। देखिए, हम तो कोई डिजिटल सिस्टम से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बोलें और स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ जाए। तो थोड़ी सी आपसे विनती है कि ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा मतलब क्या होता है। ऑप्शन है, सुनेंगे गौर से। वास्तविक है, बी में आभासी और सीधा है, सी में वास्तविक और सीधा है, और डी में आभासी और उल्टा है। तो आप सोचिए अब क्या होगा। तो हम बताता हूं। देखिए, समतल दर्पण में जब भी उसके सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि आप अपना चेहरा आईना में जब देखते हैं तो कैसा दिखता होगा, जरा सोचिए। वही आईना तो है समतल दर्पण, इसीलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या? तो आभासी होगा और सीधा होगा। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है तिरछी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश ज्योति है, जैसे देखिए ये मैं एक प्रकाश की रूपरेखा बना रहा हूँ, किरण जैसे बना है ये। अब यहाँ से हम क्या कर रहा हूँ, इसको हम मोड़ दे रहे हैं। तो क्या यहाँ प्रकाश दिखाई देगा? तो बिल्कुल नहीं देगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश ज्योति है वह सीधी रेखा में ही गमन करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर इसका भी बी हो रहा है, सॉरी ए हो रहा है। ए में क्या दिया है, सीधी रेखा दिया है। मैं सीधी रेखा बोला हूँ, सीधी रेखा में। इस तरह से आपका क्वेश्चन भी मैं बोल रहा हूँ, आंसर अभी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तीसरा क्वेश्चन सुनेंगे गौर से। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो ऑप्शन में दिया है 40 सेमी, बी ऑप्शन में दिया 30 सेमी, सी ऑप्शन में दिया 20 सेमी, डी में दिया है 10 सेमी। तो हमारा यहाँ बोल रहा है कि त्रिज्या दिया है 40 सेमी, तो हमको एफ निकालना है। तो एफ बराबर r/2 होता है, यानी 40 का हम अधिया कर देंगे तो मेरा 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। यानी मेरा ऑप्शन कौन सही होगा, सी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। हमारे आंख की बात हो रही है। तो ये फिजिक्स का 3rd चैप्टर का सवाल आया है, बहुत लाजवाब है ये भी। तो मानव की आंख में जो होती है ना, वो एक लेंस होती है, लेकिन वो कौन सी लेंस होती है, तो उत्तल लेंस होती है। इसलिए उत्तल लेंस होती है क्योंकि हमको दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तुओं को मेरे आँख की जो समझन क्षमता उसको कंट्रोल करके हमको छोटा करके दिखाने का काम करता है। और जैसे मैं छोटा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस में छोटा प्रतिबिंब कोई बनना होता है, हालांकि बड़ा भी बनता है, लेकिन आंखें के पास जो छोटे छोटे प्रतिबिंब को दर्शाता है, और बड़ा दिखाता तो सिलेरी मांसपेशियां काम करता है। तो हालांकि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है ना।
हमारे आंखों में कौन सा लेंस लगाता है? उत्तल लेंस लगाता है। नेक्स्ट देखेंगे 5वां क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है तो किस वस्तु को देख सकती है? दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के आंख में अगर दूरदृष्टि दोष होता है तो वह दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखता है और नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखता है। हालांकि उसका फोकस जो होता है क्या होती है? न्यूनतम करके उसको दिखाया जाता है। ठीक है ना? यानी जैसे जैसे आप आइएगा आपका फोकस बढ़ते जाएगा, आपके रेटिना पर चला जाएगा। जब दूर रहिएगा तो आपका फोकस आपकी आंख के जस्ट आगे बन जाएगा, मतलब रेटिना के जस्ट आगे बोलते हैं मतलब। और जैसे जैसे आप उसके करीब में आइएगा आप उसका फोकस क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, आपके रेटिना पर चला जाएगा। जैसे रेटिना पर आपका फोकस बन जाएगा, यानी वस्तु को आराम से प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दूर की वस्तु को ही स्पष्ट दिखाई देगा, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना? इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दूर की वस्तु, दूर की वस्तु होगा। नेक्स्ट आइए 6वां नंबर। किस वर्ण का तरंगधर सबसे बड़ा है? देखिए, कुछ इसमें बाई दुबे मिस्टेक भी हो सकता है, तो इस पर मायने मत लीजिएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लियर करा रहा हूँ। आपका यदि ये चैप्टर मिलेगा ना, तो पूरा इसमें हम आपको क्या करेंगे, एक एक करके एक एक छोटे छोटे पॉइंट को मैं तोड़ तोड़ के खंडित करके सिखाऊंगा। तो चलिए मैं 6वां क्वेश्चन देखता हूँ। किस वर्ण का तरंगधर सबसे बड़ा होता है? देखिए, तरंगधर की यहाँ बात हो रही है तो हमारे स्पेक्ट्रम जो होती है ना 7 रंगों का होता है, जिसमें देखने की जो क्षमता होती है ना उसी को हम लोग तरंगधर कहते हैं। तो जब उस 7 रंगों में जब देखिएगा ना तो उसमें आप सबसे ज्यादा तरंगधर वाला कौन रंग दिखता है? लाल रंग दिखता है। और सबसे कम तरंगधर में बैगनी दिखता है। और विचलन यदि बात बोले ना तो बस से बैगनी और बस से विचलन, यानी विचलन कहेगा अधिकतम तो बैगनी हो जाएगा। इसी से समझिए कि हमारा कौन सा होगा। कंफ्यूज बच्चा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना? कि किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, तो बस से विचलन बोले हैं तो बस से बैगनी हो गया, यानी हम समझ गए कि विचलन की अधिक की बात हो जाती है बैगनी हो जाएगा, और कम बोला तो लाल हो जाएगा। इस तरह से हम समझते थे। यहाँ पर तरंगधर की बात बोला तो तरंग में लाल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट लाल होगा। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ये, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? ये 4था चैप्टर का सवाल है। विद्युत धारा का SI मात्रक आप याद किए होंगे, ओम के नियम से क्या होता है? I बराबर V/R होता है। तो I का ये सूत्र हो गया, जो इसका एम्पियर होता है धारा। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे विद्युत धारा का मापन, विद्युत विज्ञान और मापन चैप्टर में, तो उसमें बताया गया कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। 9th क्लास से आपको स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा एम्पियर। ठीक है ना? इसको बड़ा ए से यूज करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट है ये 8वां नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जनित्र इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं का, यानी वही जनित्र होगा। आपका करेक्ट इसका आंसर जनित्र होगा। भाई कहने का मतलब है कि इसमें कहीं ऑप्शन मैंने 1-2 नहीं बोला, लेकिन करेक्ट आंसर में बता दिया। ठीक है ना? आप करेक्ट आंसर भी फोकस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक हो गया है क्योंकि हम क्वेश्चन पर रियलाइज करके डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए कोई बात, ऑप्शन बताऊंगा मैं। 9वां क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ओमीटर, बी में दिया वोल्टमीटर, सी में दिया गैल्वेनोमीटर, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच के मापने वाले को युक्ति को हम लोग विभवांतर कहते हैं। कहा, जैसे मान लीजिए एक ये बिंदु है और एक बिंदु, यहाँ से आवेश चलता है, यहाँ आता है, तो 2 बिंदु के बीच की जो मापने वाला यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोलिए, ऑप्शन दिए है ना, क्या कहते हैं? देखिए, तो यहाँ पर
ऑप्शन ए में दिया है, फिर सुनिए, ओमीटर दिया है, वोल्टमीटर दिया है, हाँ, उसके बाद में गैल्वेनोमीटर दिया, इनमें से कोई नहीं दिया है, तो इसका आंसर राइट होगा वोल्टमीटर। जब एम्पियर यहाँ है, और विद्युत धारा के जो भी मापने वाला यंत्र होता है ना, उसको एमीटर कहते हैं, और विभवांतर के सिरों के बीच के मापने यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने 9 क्वेश्चन क्लियर किया। नेक्स्ट आएंगे 10वां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक कौन होता है? तीव्रता लिखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ओस्टर्ड ने दिया है और टेस्ला ने दिए हैं। इन्होंने दोनों वैज्ञानिक ने इसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुत तेजी से इनको मात्रा को बताया गया, यानी इसमें सी ऑप्शन आ रहा है, दोनों आएंगे और भी, इसलिए आपका सी सही होगा। नेक्स्ट आएंगे 11 नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? कोई विद्युत धारावाही सीधा लंबी परिनालिका, परिनालिका मतलब क्या होता है कि उसमें जो तारों की फेरा है ना, वो बहुत ज़्यादा होने पर आपका क्या होता है, पावर जो होता है ना मोटर का, वो शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए बोल रहा है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, तो हम कह सकते हैं ए ऑप्शन में दिया शून्य होता है, बी ऑप्शन दिया इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में घटेगा, सी में दिया इन सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, डी में दिया सभी बिंदुओं पर समान होता है, हाँ, टी ऑप्शन सही है, सभी बिंदुओं पर समान होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, 12 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? डबल सवाल आ गया, तो इसका आंसर क्या दिए थे वहां पे, जनित्र दिए थे, तो इसका भी आंसर राइट जनित्र होगा, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, जनित्र होगा। नेक्स्ट आइए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जब ज़्यादा होने लगेगा तो हमारे वायुमंडल का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि मेरे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगेगा, मतलब बर्फ की जो सिली या बर्फ जो है वो पिघलने लगेगा, जिससे हमारे निम्न स्तर पर जो बसने वाले जो कंट्री होंगे या जो भी प्रकार के महाद्वीप होंगे वो सब क्या होगा, मतलब ध्वस्त हो जाएगा, पानी से पूरा डूब जाएगा। तो यही ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ता है, कब बढ़ेगा? जब वायुमंडल का प्रदूषण बढ़ेगा। तो प्रदूषण बढ़ाने का सबसे खतरा कौन करता है काम? CO2 करता है, यानी हम कह सकते इसका आंसर राइट CO2 का। आई एम सॉरी, इसको कॉन्सेप्ट बता दिया लेकिन मैं ऑप्शन नहीं बताया, आंसर बता दिया CO2 होगा, 100% सही है। बाकी दुनिया में बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए CO2 करेक्ट होगा। अरे आदत है कॉन्सेप्ट करके पढ़ाने का, ऑप्शन कब मैं बोलता हूँ, ऑप्शन बोलकर पढ़ाने के लिए आदत है नहीं। और इस पर ऑप्शन बोलें लिखें वो हम लोग के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा, और ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाने पर बच्चे इससे कतरा जाते हैं, देखना चाहते नहीं है, और छोटा बनाने पर बच्चे को समझ आता नहीं है। तो हम लोग तक कर्म करते हैं देखने वाले की इच्छा, इसीलिए हम लोग घबराते नहीं हैं। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वहाँ कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, ऑप्शन भी मिल जा रहा है तो इसके लिए और अच्छी बात है। तो देखिए 14 नंबर 13 का तो हो गया सी ऑप्शन, दो के बारे लिखा गया ना, ये 13 के लिए हो गया, ये 14 के लिए। ये ऊर्जा के सभी रूप अनंत स्रोत किससे माना जाता है? बहुत मस्त क्वेश्चन, आप ही जरा सोच कर देखिए, ऊर्जा का अनंत स्रोत किसके पास है? मेरे पास है, आखिर अमेरिका के पास है, देशों के पास कहाँ से आएगा? कहने का मतलब है जो जितना ऊर्जा उत्पन्न करेगा उसके लिए उतना ही बेहतर न होगा। तो इसका मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा स्रोत बन गया, नहीं। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हम किसके मानते हैं? सूर्य को मानते हैं। ऊर्जा के सभी रूप अनंत स्रोत से, इतना बड़ा सूर्य है कि हम सब के लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत बना हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है कोयला, जल, सूर्य, परमाणु, तो कौन आंसर होगा? सूर्य होगा। मैं पहले ही कंसेप्ट के साथ समझा दिया हूँ, इसलिए सूर्य मानेंगे। तो देखिए नेक्स्ट आइए
2mg प्लस O2 और एरो दिया, देखिए इसको कंसेप्ट समझना है। 2mg प्लस O2 और 2MgO लिखा गया है। और यह किस प्रकार, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार दर्शाता है? कंका रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है? जरा सोचिए। कंकालिक समीकरण की बात बोला जाता है। कंकालिक उसको कहते हैं जो असंतुलित समीकरण होता है। और रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं कि तीर के निशान की दोनों साइड परमाणु की संख्या बराबर हो जाती है, तो उसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो देख लीजिए, जांच लिया जाए। मैग्नीशियम का अणु 2 है, मैंने मैग्नीशियम परमाणु भी 2 हो गया, क्योंकि यहाँ गुना करेगा 2 एकम 2, तो मैग्नीशियम परमाणु भी 2 हो गया, ऑक्सीजन परमाणु 2 हो गया। यानी यहाँ 2 है तो यहाँ भी गुना करेगा, यहाँ भी गुना करेगा, यहाँ भी गुना करेगा। मैग्नीशियम परमाणु भी 2 गो, ऑक्सीजन परमाणु भी 2 गो, यानी संतुलन समीकरण है। यानी आपका राइट आंसर बी सही होगा। यानी बी ऑप्शन होगा सही। 16 में आएंगे। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से उसे क्या कहते हैं? देखिए, मान लीजिए कि हमने कोई पदार्थ के लिए अभिक्रिया करा रहा हो तो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरत पड़ रहा है। जैसे मेरा शरीर में आइए, हमारे पाचन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन सबसे उत्तरदायी होता है। अब हमको भोजन पचाना होगा तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की वृद्धि में यहाँ कर रहा हूँ तो मेरा भोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं, दूसरी भाषा में बोलते हैं। तो क्या इसमें उपचयन दिया है? अगर उपचयन दिया तो वही आंसर सही होगा। तो देखिए, उपचयन, अपचयन, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं था। उपचयन दिया है, 100% ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट आइए 17 नंबर। रासायनिक अभिक्रिया Cu प्लस H2 दिया है। देखिए 17 नंबर सवाल, Cu प्लस H2, एरो का चिन्ह दिया गया है, Cu प्लस H2O, ये अभिक्रिया है। अब बताइए इसमें बोल रहा है कि H2 का क्या हो रहा है। और जब कोई तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो वह जो होती है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे कि क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण क्या हो रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर गौर से देखेंगे, H2 जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? संयोग कर रहा है। देखिए, ये ऑक्सीजन इसमें से टूट रहा है, टूटा तो क्या बना? देखिए, ऑक्सीजन टूटा है तो Cu खाली बना है। तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ? इस हाइड्रोजन के साथ, माने ऑक्सीजन क्या हुआ? हाइड्रोजन के साथ आकर संयोग हो गया तो जल बना दिया। तो जब ऑक्सीजन संयोग करता है तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझे? और यहाँ तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल नहीं रहा है, यहाँ हाइड्रोजन जो है किसी यौगिक से निकल नहीं रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन आकर संयोग हो रहा है। ये नहीं हो रहा, बल्कि ऑक्सीजन से ये संयोग कर रहा है। ठीक है ना। तो यानी ऑक्सीजन निकला इसमें से तो Cu खाली बचा, और ऑक्सीजन जो निकला है वो H2 जाकर उसको संयोग कर दिया, इसीलिए यहाँ पर H2 का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये आपका 17 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन से ऑक्सीकरण। तो देखिए 18 में कह रहा है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किसी प्रकार के आयन देते हैं। देखिए, भस्म की बात बोला है कि जब भी कोई पदार्थ अगर भस्म से घुलता है तो जो आयन देगा वो क्या देगा? वो H आयन देगा। ठीक है ना। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? ऑप्शन सुनिए। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। बिल्कुल गलत है ये इस सब मायने थोड़े रखता है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ये माने ठीक है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त नहीं है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होती है। इनमें से कौन होगा? देखिए, तो खाद्य पदार्थ डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन क्यों रहता है? क्योंकि टीन जो होती है ना, वो जिंक से अधिक अभिक्रियाशील होती है। यानी आपका ऑप्शन सी होगा, टीन जो है वो जिंक से अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसलिए आपका ऑप्शन इसका राइट क्या होगा? 19 का सी हो जाएगा। हमारे शरीर में किस पीएच पराशर के बीच कार्य करता है?
मैंने पीएच प्राशन है, पीएच का मान बताना है, वो बता रहा है किस पर कार्य करता है। तो देखिए ए में दिया 4 से लेकर 4.8, 5 से लेकर 5.8, 6 से लेकर 6.8 और डी में दिया 7 से लेकर 7.8। तो हमारा पीएच मान जो होता है ना हमारे शरीर का, यदि वो काम करेगा तो 6.0 से लेकर, यदि वो मेरा शरीर काम करेगा 6.0 से लेकर 6.8 तक इसका काम करता है, यानी ये ऑप्शन सही होगा, राइट। ठीक है ना। तो देखिए 21वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। तरल का मतलब समझते हैं द्रव अवस्था में। तो अधातु बोला है। आप अगर क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पर बताया जाता है एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तरल कहिए तो या द्रव कहिए तो वो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, पारा होता है। लेकिन वही सवाल अधातु में बोलेगा तो ब्रोमीन होता है। तो क्या ऑप्शन में ब्रोमीन दिया है? हाँ, मरकरी ये तो धातु में आ गया, ब्रोमीन बी ऑप्शन दिया है, राइट है। और सी में सल्फर दिया, डी में सोडियम दिया, तो यानी नहीं होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। पहला सिलिकॉन दिया है, दूसरा चांदी दिया है, तीसरा लोहा दिया है, चौथा मरकरी दिया है। तो जरा सोचिए इनमें कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। हालांकि वो उसकी प्रक्रिया मतलब बदला हुआ है, लेकिन वो द्रव अवस्था में भी हो सकता है। तो वह है चांदी। चांदी द्रव अवस्था में होती है, यानी इसका राइट आंसर चांदी होगा। 23 में आएंगे लोहा को सुरक्षित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ना चाहिए। किसका लेप चढ़ाइए तो सबसे फायदेमंद ऑप्शन देखिए, क्रोमियम का लेप द्वारा नहीं, एनोडीकरण द्वारा, पेंट करके, यसद लेपन द्वारा। तो इन चारों, हालांकि देखिए लोहा के सुरक्षित के लिए चारों उपयुक्त है, लेकिन इनसे सबसे बेहतर कौन है जो लाभकारी होगा, तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन डी में क्या कहा है, यसद लेपन द्वारा। क्योंकि यसद लेपन जो होता है ना वो हमेशा एनी टाइम चमकते रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों के नए कोई गाड़ियां खरीदते हैं तो उस पर वही लेप चढ़ाया रहता है, जो कि कभी आपका हमेशा चमक कम नहीं होता है। नेक्स्ट आएंगे 24 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन अणु में कितने सदस्य बंध होते हैं। ऑप्शन 1 में ए, बी में 2, सी में 4, डी में 3। तो नाइट्रोजन में हम कहें तो इसके लिए इसका डी होगा यसद लेमन, यसद लेमन, लेपन द्वारा बोलना चाहिए, लेपन द्वारा। 24 में बोला है नाइट्रोजन अणु में कितने समूह होते हैं, तो 3 होते हैं। डी ऑप्शन सही है। कैसे, तो N2 जो N3 होता है नाइट्रोजन का, अंतिम में जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो आपका क्या होता है 2-5 होता है, तो उसके अंतिम में कितना समय चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 चाहिए, तो वही 3 संयुक्ता इसका क्या बनता है, समय बनता है। 3-3 लेकर अपना अष्टक पूरा करता है, N2 बनाता है। N2 बनाऊंगा तो N होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, इस तरह से बनाएगा। तो देखिए जरा क्या बनाया, 3 समय बना लेकर बना दिया, इसीलिए उसका बोला है 3। 25वां क्वेश्चन है प्रोपेन की संरचना सूत्र कौन होगा। तो देखिए प्रोपेन का संरचना सूत्र जो होता है तो प्रोपेन 3 पर होता है, तो C3H8 है। तो C1 का 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हुआ है, ये भी है, यानी यही ऑप्शन में आपका जहां भी होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, एल्नॉल, बी में कीटोन, सी में हाइड्रोकार्बन, डी में से कोई नहीं। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन बनता है, जो ये सब बॉन्ड उसी में तैयार होता है, सी और एच के, यानी आपका 26 का सी हो। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है।
27 देखिए, अभिक्रिया तत्व कौन है? अभिक्रिया मिस्टेक का सवाल, अक्रिया तत्व कौन है? अक्रिया मतलब कोई तत्व से अभिक्रिया नहीं करने वाला। तो क्या ऑप्शन ए में देखिए, कार्बन होगा, क्या हीलियम होगा, क्या सोना होगा, हाइड्रोजन होगा? नहीं, कार्बन जो होता है क्रियाशील होती है, किसी ना किसी तत्व से साथ संयोग कर लेकर अपना यौगिक बना लेता है। हीलियम जो होता है यही करेक्ट होगा क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण होता है। हालांकि हीलियम में अष्टक नहीं होता है, इसका अंत कक्षा में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसलिए आपका यहाँ पर जो होता है ना, ये अंतिम कक्षा 2 पूर्ण है, ये किसी ना को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना किसी से अपना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये अपना अस्थाई है, इसीलिए ये अक्रियाशील तत्व बोलेगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में तो देखिए 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 6। ग्लूकोज जो होता है ना, उसके परमाणु में 6 होते हैं, ठीक है ना। अब कहने देखिए, C6H12O6, यही है ग्लूकोज का सूत्र। अब इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6। अब इस तरह का होता है कार्बन, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु? तो 6। ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन कितने परमाणु? तो 12। उसी तो साल पर ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु? तो 6। हो गया करेक्ट आंसर। इस तरह से हम 29वां सवाल पर आएंगे। तो देखिए, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? माने सांस लेने से वो बीमारी फैलता है। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिससे मैं सांस लूंगा तो हम रोगग्रस्त हो जाएंगे? तो वह बीमारियां, क्या डायरिया होता है, क्या टीबी है, क्या निमोनिया है, क्या आकि बी और सी दोनों है? तो देखिए, डायरिया जो होती है ना, वो बीमारी जो होती है हमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है, नहीं होती है। टीबी, हाँ ये टीबी है। टीबी जो होती है, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी होती है जो संक्रमित बीमारी बोलते हैं इसको, फैलने वाला बीमारी है, और जो भी फैलने वाली बीमारी वो सांस के माध्यम से ज़्यादा फैलता है। और निमोनिया, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसी वक्त उसको निमोनिया जाती है, तो उसकी सांस की धड़कनें रफ्तार हो जाती है, कहने मतलब कि उसका स्पीड हो जाना ज़्यादा, उसका लेवल अबव हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि उसको देहात में बोलते हैं पाजर का मारना, यानी वह है निमोनिया। तो निमोनिया भी सांस से ही संबंधित बीमारी है, और टीबी जो होता है ना, सबसे बड़ा सांस से बीमारी होती है, सांस लेने से। यानी ये दोनों बीमारी हमारा श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं। यानी आपका आंसर इसमें बी और सी दोनों था। 30 में आएंगे, यानी हम कह सकते हैं डी ऑप्शन है, बी सी दोनों दिया था। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? 120 mmHg, आकि 150 mmHg, आकि सी 90 mmHg, कि इनमें से कोई नहीं। तो मानव की हृदय का जो प्रकुंचन होता है, एगो शीतलन होता है और एगो संकुचन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो दबाव है वह आपका संकुचन की बात बोला गया है, तो वह 120 mmHg को कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो रहा है। तो देखिए, अब 31 में आते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अब देखिए, हमारे शरीर का जितना सारा स्थितियां है और उसका संरक्षण मतलब मेंटेनेंस करने वाला, अनुरक्षण का मतलब था मेंटेनेंस करने वाला, इंग्लिश में उसको मेंटेनेंस कहते हैं। तो मेंटेनेंस वर्ड आप जानते हैं कि हमको कोई काम मेंटेनेंस से कर लेते हैं तो याद आदत है मेंटेनेंस शब्द को, तो अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस होता है। और शरीर की स्थिति यानी हमको शरीर में कौन सी परेशानियां कहाँ है, इन सब का देख रेख और मेंटेनेंस शरीर का कमी बेसी का करना, जैसे डरना, भूख लगना, प्यास लगना, किसी प्रकार का रोग होना, कहीं शरीर में ये कट छड़ जाती है, इन सब का मेंटेनेंस रखने वाला मस्तिष्क न है। तो फिर मस्तिष्क में कौन होता है? अग्र मस्तिष्क की, एकदम सही है। अग्र मस्तिष्क भी करता है, जैसे सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति अग्र मस्तिष्क से होता है।
मध्य मस्तिष्क, दाहिने से फ्लॉन्ज होता है मध्य मस्तिष्क। इसमें क्या करती है, हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डियां हैं इन सब के लिए, और भी प्रकार की अनुमस्तिष्क में आ जाता है। सांस लेने की दर, आँख के मतलब रोने की क्रिया, इन सारी क्रियाओं का नियंत्रण इन तीनों में होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी होगा, डी ऑप्शन राइट हो रहा है। 32 में आएंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत होती है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। अब ये शरीर में तो यकृत है ही नहीं है, तो हम देखिए बताते हैं, लीवर को यकृत ही कहते हैं, इंग्लिश नाम है लीवर, और उसको हम लोग जिगर भी कहते हैं, और आम भाषा में आएंगे तो उसे हम लोग कलेजी भी कहते हैं। ठीक है ना, वही है हम लोग का यकृत, जो हमारे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट आएंगे 33वां सवाल दिया है, ऑक्सीजन माने ऑक्सीज, यहाँ नाम गलती ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यहाँ लिख दिया है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन, सॉरी मैं ही मिस्टेक पर हूँ ना। देखिए 33वां सवाल कर रहा है ऑक्सीन क्या है, तो देखिए ऑक्सीन एक हार्मोन है। पादप में 6 हार्मोन होती है, रासायनिक हार्मोन, जिसमें पहला ऑक्सीन ही होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको हार्मोन नाम देंगे। क्या नाम देंगे, हार्मोन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आएंगे, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं, पुंकेसर में बनते हैं। क्या ऑप्शन ए दिया है, हाँ एकदम पुंकेसर है। अंडाणु निषेचित कहाँ होते हैं, तो देखिए जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, योनि में से, गर्भाशय से, फैलोपियन नालिका से, अंडाशय से। देखिए गर्भाशय मैंने सॉरी अंडाशय के निषेचित बनता है, मैंने अंडाणु जो होता है वो कहाँ मिलता है, तो जब नर और मादा निषेचन की क्रिया करता है तो पुरुष का जो वीर्य है जो मादा की योनि में सक्लित होता है, तो मादा की फैलोपियन नालिका में वह अंडाणु से शुक्राणु क्या करता है, निषेचन कर लेता है। यानी इसका करेक्ट आंसर फैलोपियन नालिका होगा, या इसको अंडवाहिनी भी कहते हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो सी ऑप्शन है। वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने दिया था, ऑप्शन सुनिए, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस, डी ग्रेगर जॉन मेंटल। यानी इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंटल। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। क्या आप कीट के पंख देखे हैं और चमगादड़ के पंख देखे होंगे, तो आपको शायद माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, नो सर बिल्कुल गलत है, समझात नहीं होगा। क्योंकि कीट के जो पंख होता है वो तो नॉर्मल होती है, उसमें तो कोई अस्थियां ही नहीं होती है। लेकिन चमगादड़ में जब जाइएगा ना, उसके पंख में अस्थियां होती है, और इसका अस्थियां नॉर्मल होती है, साफ नॉर्मल, सेम इक्वल हो ही नहीं सकता है, इसलिए समझात अंग नहीं है। अवशेषी अंग, ये क्या पूछ दिया, अवशेषी अंग तो यहाँ कहाँ से आ गया, अवशेषी अंग तो कहाँ पे, हमारे आहार नाल में आएगा अवशेषी अंग। ठीक है ना। समृद्धि अंग, हाँ ये हुआ सही, सी में क्या है, समृद्धि अंग है, इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन सही है। 38 में निम्नलिखित में कौन जैव अनिकरणीय पदार्थ है। देखिए जैव अनिकरणीय का मतलब होता है कि यदि मैं उसका यूज कर दूं तो वो दोबारा हमारे लिए फिर से प्राप्त नहीं हो सकता है, तो वह जैव अनिकरणीय पदार्थ DDT है। कागज जो होता है मैं उसको फिर से प्राप्त कर सकता हूँ, कागज से यूज करते, जैसे मान लीजिए मेरा ये पेपर है, इसको फिर से गलाकर पेपर बनाया जा सकता है, तो यानी फिर से आ गया, तो ये नवीकरणीय हो गया, जैव नवीकरणीय हो गया। वाहित मल का यूज करके फिर से हम उसको नवीकरण कर सकते हैं, इसलिए ये भी सही है। और इनमें से कोई नहीं दिया, तो यानी डी ही ऑप्शन है, DDT होगा।
39वां क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत मतलब जमीन के अंदर का जल। तो जमीन के अंदर किस रूप में जल होता है? नदी में? नहीं, नदी तो ऊपर आता है। कुआं में, तालाब में, समुद्र में? तो बताइए, नदी भी जमीन के ऊपर ही होती है, तालाब भी जमीन के ऊपर होता है, समुद्र भी जमीन के ऊपर ही है, और कुआं जो होता है जमीन के अंदर होता है। यानी 39 का ऑप्शन कौन होगा? बी ऑप्शन राइट हो रहा है। तो देखिए मैं 39 तक चला गया ऑप्शन, लेकिन समझा तो रहा हूँ ना। चलिए 40 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जो हमारे एरिया, माने इस प्रकृति से उपलब्ध होना चाहिए, उससे नहीं है। तो वायु तो प्रकृति में मिलता है, जल भी प्रकृति में मिल जाता है, मिट्टी भी प्रकृति में मिलता है, जीवधारी प्रकृति किसी माँ के गर्भ से मिलता है, या जो भी उस जो छोटा जीव बड़ा जीव हो कोई भी जन्म देता है तो उसके माँ के गर्भ से आता है। ये 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा ना, इनमें सबसे मुझे लाजवाब लगा तो 40 नंबर ही लगा है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 लिया। कल मैं प्रैक्टिस सेट 2 बनाऊंगा, तो इसको आप लोग जरूर देखेंगे। बहुत बेहतर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर कोई स्टूडेंट नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे मैंने जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।